एरोप्लेन में बैठे यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक खिड़की से देखती लेडी यात्री की खिड़की पर एक कंकाल का डरावना चेहरा उभरता है। क्या हुआ मैडम? भूत! भूत! ओह गॉड! हजारों फीट ऊंचाई पर ये कंकाल कहां से आ गया? तभी खिड़की से अंदर देखता कंकाल गायब हो जाता है और प्लेन के अंदर एक पायलट आकर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले मुल्ले टाइप के दिखने वाले आदमी को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। क्या हुआ जनाब, क्या हुआ? अरे पायलट साहब, क्या हुआ? इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ जनाब, हमें कहाँ ले जा रही हो? बचाओ बचाओ! मगर पायलट कुछ नहीं बोलता है। प्लेन का दरवाजा खोलता है और उसे लेकर बाहर कूद जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? वो मुल्ला को लेकर क्यों कूद गया? बेचारे मुल्ला का क्या हुआ होगा? वहाँ ऊपर ये घटना हो रही थी। यहाँ नीचे एक गोडाउन में भी एक मुल्ला जैसा दिखने वाला आदमी अपनी बंदूक लिए बाकी बंदूकधारियों से कह रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? खबर आई है कि हमारे मखदूम साहब को एक पायलट लेकर प्लेन से कूद गए कि उस प्लेन के सारे पायलट मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग भी की। तो फिर वो कौन सा पायलट था? बॉस, खबर आई है कि मखदूम साहब को लेकर प्लेन से कूदने वाला वो पायलट सनराइज एयरवेज की वर्दी पहने था। क्या? सनराइज एयरवेज? सनराइज एयरवेज को तो बंद हुए 20 साल हो गए, याद है? उनके सारे यात्री और पायलट को हमने ही जान से मार दिया था। वो कैसे हो सकता है? तभी अचानक उनके गोडाउन में वही वर्दी वाला पायलट किसी भूत की तरह एंट्री करता है। बॉस, ये तो वही पायलट है। पायलट अपना सिर उठाता है तो सभी की चीखें निकल जाती है। अरे इसका चेहरा तो पूरा कंकाल का बना है। तेरी तो! सभी बंदूकधारी उसके ऊपर गोली चलाते हैं। पायलट अपने हड्डियों वाले पंजे से गोली को रोक लेता है और गोली रिवर्स आकर उसी आदमी को लगती है। वो चीखता हुआ वहीं पर मर जाता है। सभी बाहर की तरफ भागते हैं। देखा बॉस, इसने सनराइज एयरवेज की वर्दी पहन रखी थी। लगता है हमें कोई सनराइज एयरवेज के नाम पर डरा रहा है। वो प्लेन आज भी हमारे जंगल के अड्डे पर खड़ा है। सारे पैसेंजर और पायलट की लाशें अभी भी उसमें वैसे ही कुर्सी पर बेल्ट के साथ बंधी पड़ी हैं। फिर भी बॉस, मुझे भी यही लगता है, कहीं कोई पायलट बच तो नहीं गया था। अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। सभी एक सुनसान जंगल में गंदे धूल पड़े प्लेन के पास पहुंचते हैं जिस पर लिखा है सनराइज एयरवे। सभी प्लेन के अंदर जाते हैं। देखो प्लेन की हालत 20 साल में पूरा सड़ गया है। हाँ, और इनके यात्री देखो, इन्हें हमने कुर्सी पर बेल्ट के साथ बांधे बांधे ही मार दिया था। आज भी इनकी लाशें कुर्सी में बेल्ट से बंधी है। हाँ, लेकिन हमारे अड्डे पर तो पायलट आया था। आओ कॉकपिट में पायलट को भी देख लेते हैं। ये देखो, पायलट अपनी सीट पर कंकाल बना बैठा है। उसके हाथ में प्लेन उड़ाने वाला हैंडल अभी भी है। हाँ, हमसे बचने के लिए ये प्लेन उड़ाने के चक्कर में था। हाँ, और उसी पोजीशन में हमने इसे मार दिया था। आओ। अरे ये प्लेन स्टार्ट कैसे हो गया? बॉस, कहीं वो पायलट तो नहीं आ गया? सभी भागते हुए वापस कॉकपिट में पहुंचते हैं। पायलट की कुर्सी पर बैठा हुआ पायलट का कंकाल प्लेन उड़ा रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? भागो भागो, प्लेन का दरवाजा खोलकर निकल जाओ। बॉस, प्लेन तो जमीन से ऊपर उठ गया। क्या? ओ बॉस, अब क्या होगा? अरे घबराओ मत। जैसे इंसानों को मारकर कंकाल बनाया, इस कंकाल को भी मारकर मिट्टी बना देंगे। तभी प्लेन हवा में 2-3 गुलाटी खाता है। वो सब संभलने की कोशिश में यहाँ से वहाँ गिरते हैं,
चीखते हैं। यहाँ नीचे एयर कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ अचानक आसमान में एक नए तरीके का प्लेन देखकर चौंक जाते हैं। ये कौन सा प्लेन है? अभी तो किसी प्लेन की लैंडिंग नहीं थी। स्क्रीन पर जूम करके देखते हैं। ओह गॉड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो प्लेन 21 साल पहले उड़ा था और जिस सनराइज एयरवेज को बंद हुए 20 साल हो गए, उसका प्लेन 20 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? हेलो 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 पायलट, कोई हमें सुन रहा है? तब तक प्लेन वहां के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। एयरपोर्ट के एंट्री पर अपने 20 साल के बेटे के साथ बैठी एक उदास लेडी अचानक खुश हो जाती है और चीख पड़ती है, आ गए, देख तेरे पापा आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा अपने होने वाले बेटे को देखने, और वो आ गए। वो लेडी और कंट्रोल रूम के स्टाफ प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? अरे तुम लोग कौन हो? हम ही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने सनराइज प्लेन को हाईजैक किया था और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के बाद भी इन सबको मार दिया था। हमें गिरफ्तार कर लो वरना वो कंकाल पायलट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कंकाल पायलट? सभी भागते हुए कॉकपिट में पहुंचते हैं। अरे ये भी कंकाल बन चुका है। फिर प्लेन उड़ाकर कौन लाया? वो आ गए, मेरे बंटी के पापा आ गए। अरे कहां से आएंगे तुम्हारे बंटी के पापा? मैं आ गया हूं सर। जब मैं सनराइज का ये प्लेन लेकर उड़ा रहा था तब मेरा बेटा अपनी मां के पेट में था। मैंने इससे वादा किया था अपने बेटे को देखने मैं वापस आऊंगा, और मैं वापस आ गया। बस इन मुजरिमों को वापस ढूंढने में मुझे 20 साल लग गए। बेटे, तुम्हें एक नजर देखने के लिए मैंने तुम्हारी मां से कहा था मैं वापस आऊंगा। अब तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे कह रहा हूं मैं वापस आऊंगा। क्यों चले गए वापस? क्यों चले गए? सच कहा है किसी ने, कई बार इंसान अपनी जान जाने के बाद भी अपना वादा निभाने और अपनों को देखने जरूर आता है। श्रीकांत निवास में रवि और टीना की मंगनी की तैयारी चल रही थी। इस मौके पर सभी खुश थे, लेकिन अमित के चेहरे पर एक डर सा दिखाई दे रहा था। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मेहमान भी आने शुरू हो गए, सब कितने खुश हैं, और आप हैं कि फ्लैशबैक में खोए हुए हैं। अरे यार, आज रवि की मंगनी है, मुझे उसकी बात याद आ रही है। उसने कहा था कि वो वापस आएगी। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं आने वाला। फंक्शन अच्छा खासा चल रहा था और अब अंगूठी पहनाने का टाइम हो चुका था। रवि और टीना अमित और घर के बाकी सदस्यों के साथ बीच में खड़े थे। सभी मेहमान उनको घेरे हुए थे। रवि टीना को रिंग पहनाने ही वाला था, तभी एक भयानक आवाज आई। रुको, घर में इतना अच्छा खुशी का मौका है और आप सब मुझे ही भूल गए। ये आवाज सुनकर अमित डर गया और बाकी सबने दरवाजे की तरफ देखा। कोई औरत मुंह पर घूंघट ओढ़े झुककर खड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वो कुबड़ी थी। घुंघरों की आवाज करते हुए उसने अपने कदम बढ़ाए और उसके चेहरे से घूंघट हटकर जमीन पर गिर गया। अब आएगा फंक्शन का असली मजा, कहकर उसने एक मेहमान की गर्दन पकड़कर तोड़ी। सब डरकर इधर उधर भागने लगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ ढक लिए। सबके कानों से खून आने लगा। एक एक करके सभी बेहोश हो गए।
उसने जमीन पर बेहोश पड़े लोगों में से रवि और टीना का पैर पकड़ा और उनको घसीटते हुए बाहर दरवाजे की तरफ ले गई। जब अमित की आंख खुली तो उसने देखा सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और रवि और टीना गायब हैं। उसने अर्पिता को उठाया और वो डरते हुए होश में आई। रवि और टीना कहाँ है? और वो कुबड़ी डायन? वो उनको अपनी उस गुफा में लेकर गई होगी जिसमें वो 18 साल पहले गायब हुई थी। दूसरी तरफ रवि और टीना डायन के सामने खड़े हुए थे। वो एक गुफा में थे। डायन ने अपनी मायावी शक्ति से उनके पैर बांध रखे थे। दोनों बेबस खड़े हुए अपनी डरती हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। कौन हो तुम? क्यों तुमने हमें अगवा किया? अगर जिंदा रहे तो तुम्हारे पिता से पूछना कि मैं कौन हूँ, वही अच्छे से बता पाएंगे। सुनकर टीना और रवि दोनों डर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बकरी घूमती हुई गुफा के अंदर आ गई है। चलो ये अच्छा हुआ, वैसे भी बहुत देर से भूख लगी थी। कहकर वो उस बकरी पर झपट पड़ी। कुछ देर बाद अमित अपने साथ अर्पिता और एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। उनको देखकर टीना और रवि की थोड़ी हिम्मत बंधी। अरे ओ डायन, इस परिवार को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुझे खत्म करना पड़ेगा। ये परिवार मेरा है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर सभी डर गए और तांत्रिक गुस्से में आ गया। अगर ऐसा है तो ये ले। तू ये ठीक नहीं कर रहा है तांत्रिक। चली जा, अब भी वक्त है। बस कुछ देर और, फिर मैं ये शरीर छोड़कर इस टीना के शरीर में समा जाऊंगी। तो अब तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। कहकर तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर पानी फेंका। फिर अपने गले से एक माला उतारी और तेजी से उसके गले में डाल दी। निकाल इसको! कुबड़ी डायन ने माला को उतारने के लिए जैसे ही उसको छुआ, जमीन पर गिरकर मचलने लगी। बैठ जा। तांत्रिक की बात सुनकर वो बैठ गई और तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र साधन करने लगा। पापा, ये कुबड़ी डायन कौन है? क्यों ये हमारे घर को अपना परिवार बता रही है? बेटा, ये मेरी पहली बीवी पूर्णिमा है। तुम्हारी मम्मी से पहले मैंने इससे शादी की थी, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हो रही थी। मुझे अपने घर का वारिस चाहिए था, इसलिए मैंने कई जगह से इसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिरकार मैंने तंत्र विद्या का सहारा लेने की सोची। मैंने इसको एक तांत्रिक को दिखाया। उसने हमें कुछ साधनाएं करके तो दी और कुछ औषधियों के जरिए इलाज करने को कहा। उसकी बताई गई साधना हम दोनों पति पत्नी मिलकर किया करते थे और उसे दी गई औषधि को भी मैं इसे रोजाना दिया करता था। उन औषधियों से इसके शरीर में कमजोरी आती जा रही थी, इसे दर्द रहने लगा था और कमर अपने आप भारी होती जा रही थी। इसने मुझे बताया कि इसको परेशानी हो रही है, तो मैंने तांत्रिक से कहा। उसने कहा कि यह इलाज का हिस्सा है, अगर औलाद चाहते हो तो पूरा इलाज करना ही पड़ेगा। मैं औलाद के लालच में अंधा हो चुका था। मैंने वो औषधियां इसको जबरदस्ती खिलाई और धीरे धीरे ये बदसूरत हो गई और इसको कुबल निकल आया। तब जाकर तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा कि इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन इसको इस बात से बहुत तकलीफ हुई। इसकी खूबसूरती खोने का गम इसको लग गया। इसने कहा कि ये एक दिन वापस आएगी और मुझसे बदला जरूर लेगी। उसके बाद ये रात के समय घर से भाग गई।
कुछ लोगों ने इसको गुफा में जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं इसको ढूंढने यहाँ आया तो ये मुझे नहीं मिली। तब से आज इसको देखा है। आपने बहुत गलत किया पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरी गलती है, लेकिन इसकी सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा, इसलिए इसका मर जाना ही सही होगा। 18 साल अंधेरे में कैद रही हूँ, काली शक्तियां हासिल की है मैंने। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये देख बाकी चारों भी चिल्लाए और बाहर की तरफ भागे, लेकिन कुबड़ी डायन ने टीना को पकड़ लिया। टीना ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, कुबड़ी डायन ने एक मंत्र पढ़ा। कुबड़ी डायन की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुंह से होती हुई टीना के शरीर में चली गई। कुबड़ी डायन का शरीर जमीन पर गिर गया। अब इस टीना का रोल खत्म। ये कहकर उसने एक और मंत्र पढ़ा और टीना की आत्मा निकलकर कुबड़ी डायन के शरीर में चली गई और वो उठ खड़ी हुई। टीना ने देर ना करते हुए चाकू उठाया और कुबड़ी डायन की गर्दन उड़ा दी। नहीं! रवि, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। माना कि आत्मा मेरी है, लेकिन शरीर तो तुम्हारी टीना का ही है ना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूं। अब अमित के परिवार के पास उसको अपनाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो बेबस हो गए। अब मैं हमेशा आपके घर में आपकी बहू बनकर रहूंगी, और फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो कुबड़ी डायन फिर से वापस आएगी। रात के 8 बज रहे थे। सुनील अपने ऑटो से रोजाना की तरह घर की तरफ जा रहा था। रुको रुको, मुझे सवारी की जरूरत है। तभी अचानक से एक आदमी ऑटो के सामने आ गया और ना चाहते हुए भी सुनील ने ब्रेक लगा दिए। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दीजिए, बहुत देर से ऑटो का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस टाइम आपको यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी। मैं भी घर को ही जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जहां तक जा रहे हैं वहां तक मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन उसके 500 रुपए लूंगा। कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये कहकर वो आदमी ऑटो में बैठ गया। तभी उसका मोबाइल बजा और उसने कॉल उठाया। हाँ पुरोहित जी, अरे आप बेफिक्र रहिए, आपका सामान मेरे पास है। बस आप ये बता दीजिए कि मुझे इसको कहाँ डिलीवर करना है। सुनील उसकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। अच्छा, नीले रंग के माइलस्टोन के पास एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा मिलेगा। ठीक है, समझ गया। वैसे तुम अभी कहाँ हो? मैं ऑटो से आ रहा हूँ। बेवकूफ, लाखों का मामला है और तुम ऑटो में बैठकर डिस्कस कर रहे हो। अरे आप तो बेवजह डर रहे हैं। कॉल काटो और आगे कोई बात मत करो। तभी कॉल कट हो गई। लाखों की बात सुनकर सुनील के कान खड़े हो चुके थे। आधे घंटे के सफर के बाद एक जगह नीले रंग का माइलस्टोन नजर आया, जिसको देखकर वो आदमी बोला, बस 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 बस, मुझे यहीं उतार दो। सुनील ने ब्रेक लगा दिए। वो आदमी ऑटो से उतरा और उस बैग को भी हाथ में उठाया। फिर सुनील को 500 रुपए दिए। अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर सुनील ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ दूरी पर जाकर वो रुका। यार, लाखों का मामला है, एक बार चलकर देख लेता हूँ मैटर क्या है। हो सकता है मुझे भी कुछ मिल जाए। वो ऑटो से उतरा और दबे पांव उस तरफ गया। उसने छिप कर देखा कि वो आदमी एक दूसरे आदमी से बात कर रहा है, जो कि दिखने में कोई तांत्रिक लग रहा था। फिर वो दोनों एक तरफ जाने लगे। सुनील भी दबे पांव उनका पीछा करने लगा। तांत्रिक उसको जंगल से होते हुए एक जगह ले गया। वहां एक अघोरी पेड़ के नीचे बैठा कोई विधि कर रहा था।
उसके सामने एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। सुनील पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ और इस बैग को सामने रख दो। उसकी बात सुनकर वो जमीन पर बैठ गया। जैसे ही अघोरी ने बैग खोला, सड़ी सी बदबू आई। फिर उस बैग में हाथ डालकर उसमें से सामान निकालना शुरू किया और उस सामान को देखकर उस आदमी और पेड़ के पीछे छिपे सुनील की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बैग के अंदर किसी की लाश के टुकड़े रखे हुए थे। अघोरी ने एक एक करके उसके हाथ, उसके पैर और फिर उसकी गर्दन निकाली। तब पता चला कि वो लाश किसी औरत की थी। इसके सर को उठाओ और उस मूर्ति के हाथों में रख दो। वो आदमी डरते डरते खड़ा हुआ और हिम्मत करके उसने गर्दन उठाई। फिर उसको उस मूर्ति के हाथ में रख दिया। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, आगे का काम आप खुद कर लेना। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ गया और अघोरी बोला, तुझे जिसने भेजा है क्या उसने बताया नहीं था कि जब तक मैं ना कहूं तू बीच में विधि छोड़कर नहीं जा सकता? मुझे आगे नहीं करना, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। उसकी बात सुनकर अघोरी और तांत्रिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। ये विधि तो तेरी बलि देने के बाद ही पूरी होगी, लालची इंसान। सुनकर उस आदमी और सुनील दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। तांत्रिक ने उस आदमी के हाथों को उसके कमर के पीछे बांध दिया और पैरों में भी रस्सी डाल दी। उसके बाद फिर दोनों बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद एक बहुत ही भयानक चुड़ैल भड़कीले कपड़े पहने हुए उनके सामने प्रकट हुई। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूँ। विधि पूरी करो। जो इस विधि की आखिरी रस्म पूरी करेगा, मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। करता हूँ निशाचरी। मैं अपने इन हाथों से इस आदमी की बलि दूंगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इतना कहकर वो उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तांत्रिक ने चाकू उठाया और अघोरी की गर्दन उड़ा दी। सारी मेहनत मुझसे करवाकर अकेला ये वरदान प्राप्त करना चाहता था। अब मैं इसकी बलि दूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। सही कहा तूने, ऐसा ही होगा। ये सुनकर अब तक पेड़ के पीछे छिपा सुनील जल्दी से सामने आया। उसने तांत्रिक को सोचने समझने का मौका नहीं दिया और तेजी से जमीन से चाकू उठाकर उसके सीने में मार दिया। तांत्रिक अधमरा होकर जमीन पर गिर गया। मेरे दोस्त, जल्दी से मुझे बचाओ। वो आदमी अब ये देखकर खुश हो चुका था कि अब सुनील आ चुका है, उसकी जान बच सकती है। लेकिन अगले ही पल सुनील के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान देखकर वो और ज्यादा डर गया। अरे अब तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगी, क्योंकि अब ये बलि मैं दूंगा। ऐसा कहकर सुनील ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और उस आदमी की गर्दन उड़ा दी। आज से मैं तेरी हूँ और तू मेरा है। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। सुनकर सुनील खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद जब सुनील घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। निशाचरी उसके साथ थी, लेकिन उसकी बीवी को नजर नहीं आ रही थी। अरे, आज तो आप बहुत खुश हो। क्या आज आपका काम अच्छे से हो गया? अरे आज के बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली।
आज से हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। खुश होते हुए सुनील ने अपनी बीवी को गले लगा लिया, लेकिन तभी निशाचरी गुस्सा हो गई और उसके साथ उसकी बीवी को भी नजर आने लगी। उसने सुनील को एक तरफ धक्का दे दिया और उसकी बीवी का गला पकड़ लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर सुनील की बीवी की चीख निकल गई। निशाचरी ने देर ना करते हुए अपना खूनी पंजा उसके पेट में मारा और वो वहीं खत्म हो गई। अरे अरे ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? मैं आज से तुम्हारी और तुम मेरे हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री से रिश्ता नहीं रख सकते। ये सुनकर सुनील के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। उसे खुद को अपनी बीवी के मौत के गम से बाहर निकालने में 2 दिन लग गए। उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, इतना कि एक बंगला खरीद लूं और एक कार, और अलग से बैंक बैलेंस भी बना लूं। ऐसा ही होगा, कहकर वो वहां से गायब हो गई। गांव का सरपंच अपने कमरे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी निशाचरी उसके सामने आई और उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। अरे कौन हो तुम? तेरी मौत। कहकर उसने अपना खूनी पंजा उसके पेट के अंदर मारा और वो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद देखते ही देखते सरपंच की तिजोरी से सारा धन गायब हो गया। अगले ही पल निशाचरी सुनील के घर के अंदर थी और जमीन पर वो सारा धन रखा हुआ था जो कि सरपंच के घर से उसने लूटा था। उसको देखकर सुनील की आंखें चौंधिया रही थी। मैं सबसे अमीर हो गया, सबसे अमीर। वो अब काफी अमीर हो चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा पैसा किस काम का जो हमें हमारे घर वालों से ही दूर कर दे। कुछ दिन उसको ये जिंदगी बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में उसका मन हुआ कि उसकी शादी हो, बच्चे हो, लेकिन वो जिस भी स्त्री के करीब जाता निशाचरी उस स्त्री को मार देती। आखिरकार उसने इस जीवन को ही अपना लिया और फिर निशाचरी के साथ ही रहने लगा। निशाचरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं और हमेशा आपके साथ रहूं? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। ये कहानी 1990 की है। महेंद्र ठाकुर का परिवार चंदन नगर में रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे। महेंद्र ठाकुर, उनकी पत्नी सुधा ठाकुर और उनकी बेटी गौरी ठाकुर। ए जी, गौरी का हॉस्टल में जाकर पढ़ना जरूरी है का? हाँ, बहुत जरूरी है। वो पढ़ेगी तभी तो बड़ी अफसर बनेगी। मुझे अपनी बेटी को अफसर नहीं बनाना। मैं तो चाहती हूँ कि 2 साल में उसका ब्याह करके ससुराल भेज दूँ। ओहो ठाकुराइन जी, कभी तो बड़ा सोचिए अगर आपकी बेटी अफसर बन गई तो समाज में हमारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। आहा, और अगर इसे हॉस्टल भेजने के बाद कुछ हो गया तो वही समझ लीजिए कि हमारे मुंह पे कालिक पोतेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आप बस उसका सामान पैक कर दीजिए, हम उसे आज शाम ही हॉस्टल छोड़ आएंगे। ठीक है, वैसे आप किसी की सुनते कहाँ हैं? सुधा ठाकुर नहीं चाहती थी कि गौरी उनसे दूर जाए, पर गौरी को और पढ़ना था और महेंद्र ठाकुर को अपनी बेटी को अफसर बनाना ही था। इसीलिए सुधा ठाकुर ने न चाहते हुए भी अपनी बेटी का सामान पैक कर दिया। शाम के लगभग 5 बजे थे। तीनों कार में बैठ गए। कार कुछ ही दूर पर पहुंची थी कि अचानक कार बंद पड़ गई। क्या हुआ पापा? लगता है कार का टायर पंचर हो गया है, मैं देखता हूँ। महेंद्र ठाकुर ने देखा
तो कार के सारे टायर्स एक साथ पंक्चर हो गए थे। अरे बाप रे, सारे टायर पंचर हैं। सुधा, तुम दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठो, मैं पंचर बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा। हाँ बेटा, अभी गया अभी आया। महेंद्र ठाकुर दोनों को अकेले छोड़कर चला गया। काफी समय बीत गया। अब सूरज ढलने लगा था। गौरी को डर लग रहा था। माँ, पापा अभी तक नहीं आए। बेटा आ जाएंगे, वो टायर वाला दूर होगा, उसे लाने में समय लगेगा ना। पर माँ, अब अंधेरा हो रहा है, एक तो यहाँ लाइट भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर बेटा, मैं यहीं हूँ। सुधा ने गौरी को तसल्ली दी। सूरज ढल गया और आसपास अंधेरा हो गया। सुधा और गौरी अब भी कार में ही थीं। अचानक कार की खिड़की पे एक कुबड़ा तांत्रिक आ गया। यही है वो। माँ! गौरी ने डर के मारे अपनी माँ को गले लगा लिया। निकल, निकल यहाँ से। सुधा ने कार का कांच बंद कर लिया। बेटा घबरा मत, वो कोई पागल है। माँ! गौरी डर के मारे अपनी माँ से लिपटी हुई थी और कुबड़ा तांत्रिक गाड़ी के बाहर नाच रहा था। मिल गई, मुझे वो मिल गई, तुझे जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल गई। कुबड़ा तांत्रिक गोल गोल घूमता रहा और अचानक वो गाड़ी के कांच के नजदीक आया। गौरी ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और तांत्रिक ने अपने पास की एक बोतल खोल दी। उस बोतल के अंदर से धुआं निकला जो कार के कांच के कोनों से अंदर गया। वो धुआं गौरी के भीतर चला गया और गौरी एकदम शांत हो गई। उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, ठीक है। तेरा काम हो गया, मैंने तुझे आजाद कर दिया तारिका, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब तू जो चाहे वो कर सकती है। कुबड़ा तांत्रिक नाचते नाचते वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद महेंद्र ठाकुर पंक्चर वाले के साथ वहाँ पहुँचा। काफी देर हो गई आपको? हाँ, 4 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा। पंक्चर वाले ने एक एक करके सारे टायर के पंक्चर बना दिए और वहाँ से चला गया। फिर महेंद्र ठाकुर कार के अंदर आकर बैठा। क्या हुआ, गौरी सो गई क्या? हाँ लगता है, कुछ देर से बोल नहीं रही। गौरी, बेटा गौरी, उठ जा, चल हमें तेरे हॉस्टल जाना है। गौरी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। मुझे हॉस्टल नहीं, घर जाना है। अरे ये क्या बात हुई? सुबह तक तो तू ही हॉस्टल जाने की जिद लगाई बैठी थी। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। पहली बार मेरी बेटी मेरे मन का बोल रही है। आप क्यों बहस कर रहे हैं? घर चलिए। ठीक है, कल देखते हैं, शायद गौरी का मन बदल जाए। महेंद्र ठाकुर ने गाड़ी घुमा ली और वो लोग वापस अपने घर लौट आए। घर लौटते ही गौरी कार से उतरकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? पता नहीं। हाँ, पर आप जब आए थे तब वहाँ एक पागल आया था। वो पागल गौरी को घूर घूर के देख रहा था और बोल रहा था कि यही है वो, और उसने किसी का नाम लिया था। मैंने तुझे आजाद कर दिया तारिका। क्या? तारिका? तांत्रिक का नाम सुनते ही महेंद्र ठाकुर के पसीने छूटने लगे। और क्या हुआ? बस यही। तब से गौरी शांत हो गई और वो पागल वहाँ से चला गया। ठीक है सुधा, कल सुबह हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना होगा। पर अचानक? हाँ, जरूरी काम है। उसी रात सुधा सो गई, पर महेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। क्या तारिका लौट आई? उसे किसने आजाद किया होगा? वो ये सब सोच ही रहा था कि गौरी उसके सामने खड़ी हो गई। गौरी महेंद्र ठाकुर को घूरे जा रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? बहुत प्यार करता है ना तू इससे। कौन हो तुम?
मुझे भूल गया? मैं तारिका हूँ, तारिका। सुधा की नींद खुली और गौरी का ये रूप देखकर वो सहम गई। तारिका, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मासूम को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने सुधा के बाल पकड़कर खींचे। गौरी बेटा! गौरी नहीं, तारिका हूँ मैं, तारिका। गौरी ने सुधा को दीवार पर पटक दिया और सुधा के सिर से खून टपकने लगा। और फिर गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन दबोच ली। उस दिन मैं भी सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दे। तूने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे जला दिया। वो इसलिए कि तूने भोले भाले नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनकी जान ली है। और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मोहिनी हूँ मैं, मोहिनी। मोहिनियाँ अपना शिकार ऐसे ही करती है। उस भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है, लेकिन तूने मुझे जला दिया। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन छोड़ दी। वो नीचे गिरा। गौरी हंसती रही और पूरे घर में आग लगने लगी। कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग फैलती गई और फैलती गई। सुधा और महेंद्र ठाकुर आग में जलने लगे। और फिर गौरी के तन के कपड़े बदल गए। उसने लाल साड़ी पहन ली, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, और गौरी चल पड़ी सुनसान रास्ते पर। तांत्रिक को गौरी का शरीर मिल गया और वो एक बार फिर उसी रूप में आ गई। उसकी सुंदर काया देखकर मर्द उसकी ओर आकर्षित होते ही रहते थे और वो उन सब का खून पीती थी।